जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। जी सम्मान से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बहुत आनंद की बात है कि 6 लोग जुड़े हैं। मुझे तो जिस तरीके से नियत कार्य आपके आ रहे थे, मुझे लगता था कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि नियत कार्य दे दे के मैं थक गया। आप लोग नहीं कर करके नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, सीआईडी को देने का विषय है। ऐसी विडंबना पहली बार हुई है कि इतने सारे लोग हैं, सबको नियत कार्य दिए जाते हैं, पर सब एकजुट होके बनाते नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक दो लोग बनाते हो। पिछली बार मैंने बहुत कहा तो 2-3 लोगों ने बना के अभी भेजा है, पर उससे पहले तो सबने एक यूनियन बना लिया है कि चलिए किसी को भेजना ही नहीं है, हमें सीखना ही। सिर्फ जब जब सेमिनार होगा, मीटिंग होगा, उसमें जुड़ जाएंगे और जो भी सर बोलेंगे वो सुन लेंगे, बस बात खत्म। पर आज अब इतने लोग जुड़े हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसे नीरज जी ने बात की कि हमारी सफलता ये आखिरी वेबिनार अच्छा था, और इस वेबिनार में हम सीखेंगे डिबेट, क्योंकि हमने इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया, हमने एंकरिंग सीख लिया। अब आखिरी जो है, अब सीखेंगे डिबेट। तो आप में से किसको पता है कि डिबेट क्या होता है? कौन बता पाएगा? अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, अगर बताना चाहे। सर, डिबेट का मतलब होता है कि बातों को अपने पक्ष में मतलब सही साबित करना है। सॉरी, फिर से बोलिए अंजू जी। सर, डिबेट का मतलब कि अपने बातों को मतलब सही साबित करना। हाँ, एक एक पॉइंट ये है डिबेट के अंदर, एक पॉइंट वो आता है कि अपनी बातों को सही साबित करना। पर पूरा जो डिबेट है, उसको अगर समझाना हो, किसी को बताना हो कि व्हाट इज डिबेट, डिबेट क्या है, तो क्या बोल सकेंगे अपना? सर मतलब जैसे कि बात विवाद में वही कि बातों को सही साबित करना। वो आपकी बात सही है, वो एक पॉइंट है। हाँ, वही सही है। और कोई? जय जिना सर। जय जिनेन्द्र, धनंजय जी बोलिए। सर, डिबेट है कि जैसे एक टॉपिक है, उसके लाभ और उसके हानि है, तो दोनों साइड के अलग अलग पक्ष है, तो उनको अपने तर्क के अनुसार उसको मतलब प्रस्तुत करना है। और अपने लाभ ही जो है तो वो लाभ साइड के बताएंगे पॉइंट, और जो हानि है उसके हानि साइड साइड के पॉइंट बताएंगे। तो अपने अपने वेरी तर्क गुड। को अपने तर्क को सही और सामने वाले के तर्क को गलत साबित करना, उसे बोलते हैं डिबेट। डिबेट यानी एक ऐसा झगड़ा जो मीठा होता है, जिसमें सामने वाले का अपमान नहीं होता है, और अपना अपनी जो बात है उसको ठोस तरीके से रखा जाता है, और सामने वाले की बात को ठोस तरीके से काटा जाता है, पर सम्मान के साथ। उसे कहते हैं डिबेट। ठीक है। आप में से किसी ने आज तक डिबेट में भाग लिया है, पार्ट लिया? मैं सच बोलूं तो आप सबने पार्ट लिया हुआ है। हर रोज आपका डिबेट आपके फैमिली मेंबर्स के साथ होता ही होगा, और सबसे ज्यादा होता है हस्बैंड वाइफ का डिबेट। कोई पर्टिकुलर एक विषय है, उसके ऊपर आप एक साइड बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड दूसरी साइड बोल रहे हैं, तो ये डिबेट ही है। किसी एक पॉइंट को आपको साबित करना है। अगर उस पॉइंट को आप सही साबित कर देते हैं तो आपकी जीत होती है, और अगर आपके हस्बैंड उसको सही साबित कर देते हैं तो उनकी जीत होती है। मान लो
आपको घर में कुछ नया नई चीज लानी है, उस पे आप अड़ गए कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पर ये घर में होने से क्या क्या फायदे होंगे, वो सारी बातें आप बोलेंगे। और आपके हस्बैंड वो घर में क्यों नहीं चाहिए, अभी उसकी जरूरत क्यों नहीं है, उसके बगैर किस तरीके से चल सकता है, उसकी बातें रखेंगे, ठीक है। अगर आप ये साबित कर पाएंगे कि घर में इस चीज की बहुत जरूरत है और वो चाहिए ही चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं, अगर आप साबित कर पाए या जीत गए तो आपके घर में वो चीज आ जाएगी। पर अगर आपके हस्बैंड वो साबित कर पाए कि अभी वो चीज की जरूरत नहीं है हमें, उसके बगैर भी चल सकता है, तो वो चीज आपके घर में नहीं है। अभी पता चला डिबेट क्या होता है। और अभी ये भी आपको पता चला कि आप जितने भी लोग हैं सभी लोग हर रोज कोई ना कोई डिबेट करते हैं, करते हैं नहीं करते, करते हैं ना। बस वही डिबेट हमें ऑन द स्टेज करना है, वो किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिबेट, दो स्पीकर आमने सामने खड़े हैं, कोई एक विषय इनको दिया जाता है, एक को पॉजिटिव में बोलना होता है, एक को नेगेटिव में बोलना होता है। ये बंदा मान लो पॉजिटिव बोल रहा है, तो इसको जो विषय दिया गया है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये बोलेगा, उसके बाद ये बहन जी जो है उसके नेगेटिव पॉइंट्स। उसके बाद क्या होगा, जो भी जजेस होंगे वो उन लोगों दोनों की स्पीच खत्म होने के बाद जितने लोग ऑब्जर्वर होंगे उनसे पूछेंगे कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो करिए। वो सवाल करेंगे, फिर आपको उनके सवालों का जवाब देना है। उनके सवालों के जवाब जैसे ही खत्म होते हैं आप दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। वो सवाल जवाब खत्म होने के बाद जजेस जो है वो आपको डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आपके जवाब कितने ठोस और मजबूत है, आपके पॉइंट्स कितने ठोस और मजबूत है, इसे ध्यान में रख के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके ऊपर साबित होता है कि विनर कौन है और लूजर कौन। समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं डिबेट, जो हर रोज हम हमारे घर में हमारे हस्बैंड के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे सास ससुर के साथ करते ही है किसी ना किसी विषय पर। क्योंकि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर दो लोग आपस में सीधा ही मान जाए, उससे पहले कुछ ना कुछ चर्चा होती है, उसे डिबेट कहते हैं। डिबेट में कभी भी झगड़ा जो होता है वो एक दूसरे के अपमान के लिए नहीं होता, वो किसी चीज को साबित करने के लिए होता है। उसमें किसी का अपमान भी नहीं होता है और अपनी चीज को ठोस तरीके से रखना, ठीक है। चलिए, आगे मैंने आज दो वीडियो भेजे थे आप लोगों को, शायद आप सबने वो वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तभी आपको आइडिया आया है जो व्हाट इज डिबेट। तो उस वीडियो से आपने दोनों वीडियो से क्या सीखा, तीन पॉइंट बताने हैं सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताएगा, जो बताना चाहे वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालिए तो उसका सबसे पहले नंबर आएगा। सर फिर से बोलें कुछ। जो वीडियो मैंने भेजे थे उस वीडियो में आपने देखा होगा, तो उस वीडियो में देख के आपने क्या सीखा, कोई भी तीन पॉइंट आपको बता। तो वो सेकंड सेकंड वाला वीडियो में सर सीखे कि जैसे बात विवाद होता है तो वो पहले हम जो विपक्ष में उसके पक्ष मतलब बातों को जो सुनेंगे तो उसी के आधार पर हम उसको पहले वो बताएंगे और उसको डिफाइन कर देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने बातों को बोलेंगे तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। सही है। और दूसरा पॉइंट सर उसमें है कि अपनी बातों को मतलब मनवाने के लिए ऊंची आवाज में नहीं बोलना है और अपशब्द नहीं बोलना है कि अगले वाले को मतलब लगे कि वो हमें दबा रहा है, छोटा समझ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, जी। बहुत बढ़िया धनंजय जी। और कौन बताना चाहेगा, आप सबको बोलना तो है ही, अच्छा वो है कि सबसे पहले बोल जाइए। अभी मैं नाम बोलूं तब बोलेंगे।
चलिए कोई बात नहीं, मैं नाम बोलता हूँ। सरिता जी, आप बताइए दोनों वीडियो में क्या देखा? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर दूसरा वीडियो में हम ये सीखें कि जैसे कुछ भी हमको अपनी बात शेयर करना है तो हमको इमोशनल होके ही बात करना चाहिए। और गुड। पहली वीडियो में सीखें कि जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए से जो हम घर बैठे जितना हमको जो जानकारी हो रहा है सोशल मीडिया की ही तथ्य से हम कर रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया सरिता जी। जी सर। पहले वीडियो में क्या सीखे? पहले वीडियो जी सर, जैसे आज ज्वाइनिंग नहीं हो पाए सर, डॉक्टर घर जा रहे हैं जी सर, में? थोड़ा नो तबीयत प्रॉब्लम। खराब है। चलिए अब मंजू जी आप बताइए। मंजू कुमारी जी। जय जिनेन्द्र सर। इसमें हमको सीखने को मिला वीडियो में कि अपना बात को कैसे रखें, और ये कैसे मतलब अपना ऊंचा आवाज में नहीं बोलना है, और फिर ये अपशब्द नहीं बोलना है। इससे सीखें। और सर भूल रहे हैं। कोई बात नहीं, डिबेट में हमेशा अपनी बातों को इतने अच्छे पॉइंट्स रख के बोलना होता है जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए कि आप ही सही है। ये अगर जी डिबेट आप सीख गए ना, तो आप अपने घर पे राज करेंगे, अपने पति ये पे, अपने सास ससुर पे, अपने बच्चों पे। जो भी आप बोलेंगे ना वो लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बोलना आ गया है किस तरीके से पॉइंट रखना है। अगर आपको कल घूमने के लिए जाना है तो आज आप पॉइंट्स तैयार कीजिए कि क्या क्या मैं बोलूं जिससे ये ले जाए, और वही पॉइंट्स को इतनी मजबूती से रखिए कि उनके पास ना करने का कोई कारण ही ना हो। ठीक है? तो जी वो बहुत जरूरी है। चलिए अभी विनय जी। जय जिनेन्द्र। विनय कुमार कहाँ गए विनय जी? मैंने आपको अनम्यूट करने को बोला, आपने वीडियो ऑफ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। सुल्तान अंसारी जी, आप तो कब से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा ना दोनों वीडियो। बताइए जय पहले जिनेन्द्र सर। वीडियो। जय जिनेन्द्र। सर पहला वीडियो से ये सीखा कि सोशल मीडिया का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, कि हमें सोशल मीडिया का किस तरह से सही इस्तेमाल करना, किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करेंगे तो हमें सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर उग जाएंगे। और दूसरा वीडियो में यह सीखे सर कि जैसे हम किसी के साथ डिबेट या कोई बोलना चाहते हैं तो हमेशा वो डाइवर्ट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसके उसके अनुसार हमें डाइवर्ट नहीं होना, जो हमें अपने बात रखना है वही बात रखना है। वेरी गुड। यस सर। बहुत बढ़िया। नाइस। थैंक यू सर। अंजू जी आप बताइए, अंजू कुमारी जी। जी सर। सर पहला वीडियो से हमने देखा तो यही सीखा कि किस तरह हमको डिबेट करना है, अपने बातों को अपने पक्ष में कैसे सही साबित करना है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि कोई बोलता है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी, सोशल मीडिया के तहत आज हमें नए नए टीचरों, विकास दिव्य कृति सर जैसे महान टीचरों से हम परिचित होते हैं। तो दूसरा भी कोई अपने पक्ष में बोलता है, मतलब इस तरह से हमें वाद विवाद कैसे करना है, डिबेट, इस ऐसा हम मतलब सीख मिली। और दूसरा वीडियो में यही सीख मिला कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में, जैसे कि जब हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं या किसी चीज के साथ यदि हम डील कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें पॉइंट पॉइंट को सामने रखो, फिर जिनसे आप और सामने वाला वो इंसान मतलब एग्री करता है, और जो चीज हमें सही लगती है उसे प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो सही क्यों नहीं लगती, इसलिए जब हम किसी से एग्री करते हैं तो उनका पॉइंट गलत लग रहा है होता है, तो उनसे रियल लाइफ में मतलब एग्जाम्पल मांगो और उनसे मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंजू जी। ये जो आपने बोला ना वो अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे डिबेटियंस बन सकते हैं आप, बहुत अच्छे डिबेट कर सकते हैं। ठीक है?
चलिए, अभी मीनू कुमारी जी, आपने वीडियो में क्या सीखा है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर बोलिए। पहला वीडियो से तो हम यही सीखे कि सोशल मीडिया जितना जितना हमारे लिए मन लाभदायक है उतना हानिकारक भी है। हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं वो हमारे लिए फायदा भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। और दूसरा वीडियो पहला से वीडियो जो है ना मीनू जी, उसमें सोशल मीडिया क्या है, क्या कर सकता है, वो नहीं सीखना था। हमें वो ये सीखना था कि वो दोनों किस तरीके से डिबेट कर रहे थे, अपना पॉइंट किस तरीके से मजबूती से रख रहे थे, वो हमें सीखना है। अपना पॉइंट्स को किस तरीके से रखा जाए, वो तो एक विषय था सोशल मीडिया, वैसे कोई भी विषय हो सकता है। तो उस विषय को कितनी मजबूती से दोनों ने रखा था, एक पॉजिटिव बोल रहा था, एक नेगेटिव बोल रहा था। ठीक है, तो आपको भी जो भी सब्जेक्ट मिले, उसको पॉजिटिव सब्जेक्ट भी मिल सकता है, नेगेटिव भी बोलना आपको पड़ सकता है। तो आपकी सोच पॉजिटिव भी है, पर अगर आपको नेगेटिव पार्ट बोलने को कहा जाए तो आपको नेगेटिव बोलना पड़े। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरे वीडियो में क्या सीखा? दूसरे वीडियो में जैसे कोई भी बात करता है तो उनके बातों को धैर्य पूर्वक सुनना है और अपनी बात को भी धैर्य पूर्वक ही रखना है। मतलब कि गुस्से से बात नहीं करना है। बहुत बढ़िया विनय, चलो वेरी गुड। अभी विनय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जय जिनेन्द्र। आपने वीडियो देखे दोनों? हेलो। हाँ, आपने वीडियो देखे थे दोनों? नहीं सर, वीडियो तो हम नहीं देख पाए हैं। एक्चुअली क्या चलिए। है कि ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप है, उसका कोऑर्डिनेट करने के चक्कर में हम वीडियो नहीं देख पाए सर। और चलिए, कोई कोई बात दूसरा बात यह है कि अभी वीडियो ऑफ हो गया था, कमल सर का फोन आ गया था। वो नहीं। जो ओके। कार्यक्रम है ना, उसके चक्कर में 26 जुलाई को जो कार्यक्रम है ना, उस हाँ विषय जी, पे हाँ जी। बनाने के बारे में वैभव सर और कमल सर लाइन पे थे, उनसे बात हो रही थी। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो चलिए, बहुत अच्छे। पार्टिसिपेंट आपका जुड़े नहीं है उनको कॉलिंग मतलब किए थे तो वो बताए कि जुड़ेंगे, और अभी देख रहे नहीं जुड़े हैं तो हम उनको फिर कॉल कर रहे थे ग्रुप में जुड़ के। कीजिए कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। सरिता जी, ऑन कीजिए अपने आप को वीडियो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सर हम थोड़ा हॉस्पिटल आए हुए थे। ओके ओके, सर बात हम। कर सकते हैं? जी सर। बताइए, वीडियो में क्या देखा आपने? सर पहला वीडियो में देखे थे वो सोशल मीडिया वाला, और दूसरा वीडियो में देखे थे बोला अपने मतलब बातों को कैसे रखना है। ए- यही सब देखे थे सर। डन डन डन। चलिए, और कोई बाकी रह गया? कोई बाकी रहा हो तो बोलना, हाँ? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आप सबने वीडियोस देखा, उसमें सीखा, और अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज डिबेट और किस तरीके से डिबेट में हम अच्छे से अच्छे वक्ता बन पाए। डिबेट में क्या होता है? एक तो विचारों का टकराव और तर्कों का आदान प्रदान। कोई एक विषय, कोई एक सब्जेक्ट हमें दिया जाता है, उसमें हमारे विचारों का टकराव हमें करना होता है, हमारे तर्क जो है उसका आदान प्रदान करना होता है। एक को पॉजिटिव बोलना होता है, दूसरे को नेगेटिव बोलना होता है। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें एक साथ हैं, तो ही आपको पॉजिटिव बोलने को बोला जाएगा तो अच्छे से बोल पाएंगे, नेगेटिव बोलने को बोला जाएगा तो भी अच्छे से बोल पाओगे। पर अगर आपने किसी पर्टिकुलर विषय पे सिर्फ पॉजिटिव ही तैयारियां की है और आपको नेगेटिव बोलने का चांस मिले, तो आप कैसे कर पाएंगे? इसलिए आपको जो भी सब्जेक्ट दिया जाए उसके दोनों तरफ के पक्ष जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी विषय को एकदम डीपली, यानी कि बहुत ही अंदर से उसको आपको समझना और पढ़ना होगा। विषय के पक्ष या विपक्ष में आपको बोलना होगा। उद्देश्य क्या होता है? श्रोताओं और निर्णायकों को अपने पक्ष में करना। जितने भी लोग सुन रहे हैं या जो जजेस हैं, उन लोगों को लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है, यानी कि उन सबको कन्विंस करना है, उन सबको विश्वास में लेना है कि अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं
तो इम्पैक्ट ऐसा जाना चाहिए कि सबको लगना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ना वही सही है। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट जाना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है। समझ में आ रहा है? अगर ये तीन चीजें आपने ठीक से कर ली तो डिबेट आप जीत जाएंगे। चलिए, विषय की गहराई से समझ, जैसे मैंने अभी बोला ना कि विषय को बहुत ही डीपली जाके आपको समझना पड़ेगा, विषय को गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बोल पाए। विषय को अच्छी तरह से पढ़ो और समझो। कहाँ से पढ़ेंगे आप? तो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पर उस विषय के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करना बहुत जरूरी है और उसको समझो। प्रमुख बिंदुओं को पहचानो। पर्टिकुलर देखा, जैसे मैंने वीडियो भेजा था सोशल मीडिया, तो उसके पर्टिकुलर बिंदु क्या क्या है, यानी कि पॉइंट्स क्या क्या है, उन पॉइंट्स को आपको समझना है और उसके बाद उस पॉइंट के अंदर, पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कितना अंदर तक आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। पक्ष और विपक्ष दोनों की जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है। मान लो आपको पक्ष के बारे में बोलने को आया पॉजिटिव, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो सामने वाला अगर कुछ नेगेटिव बोलेगा तो उसकी बात को काटने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि वो जो नेगेटिव बोल रहा है उसको मैं किस तरीके से काटूं। क्योंकि अगर सिर्फ आपने पॉजिटिव ही तैयारियां की होंगी तो नेगेटिव के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो जब सामने वाला कुछ नेगेटिव बोलेगा, अगर आपने उस विषय को चेंज करने की कोशिश की या उसका जवाब नहीं दे पाए, तो वो वाला जो पॉइंट है वो जीत जाएगा सामने वाला। इसलिए उसकी बात को नकारने के लिए भी आपको नेगेटिव चीजें भी मालूम होनी चाहिए, यानी कि विषय को गहराई से उसकी समझ होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड। ठीक है, चलिए। शोध और तथ्य एकत्रित करना। शोध और तथ्य तथ्य किस तरीके से एकत्रित करेंगे, जैसे मैंने आगे बताया। अच्छा। अगर किसी, प्लीज अपना बंद कर दीजिए माइक। हाँ। अगर तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो इंटरनेट से करेंगे, तो इंटरनेट में सब कुछ सही होता है ऐसा भी नहीं है। जो भी जहां से भी जिस स्रोत से आप जानकारी ले रहे हैं ना वो विश्वसनीय होना पता है चाहिए। क्या, ये कभी एक लड़का सांसनी में भी चाहिए है, कभी जैसे तैसे एक का सेटलमेंट हुआ, लेकिन उसके नखरे इतने ज्यादा हुए कि हम ही को यहाँ से मना करना पड़ा। और नीरज जी, 10,000 रुपया में फिक्स भी हो गया। अब बोला कि अब हम 3-4 दिन ट्रायल पे जाएंगे तो उस दिन का सैलरी लेंगे, आने जाने का भाड़ा लेंगे। हमने कहा चल वो भी हम तुमको देंगे। अब बोले कि हम इतनी तारीख को निकलेंगे, हम चलो उतनी तारीख को भी निकाल लें। अब बोलता है कि अब तुम हमको 1,000 रुपये दो। ओके, अभी नीरज जी को हमने म्यूट कर दिया है। आगे बढ़ो। शोध और तथ्य एकत्रित करना। तो विश्वसनीय स्रोत से जानकारी लेनी है, तो अगर आप इंटरनेट पे जा रहे हैं तो कोई भी साइट मत खोलेना, क्योंकि सभी चीजें विश्वसनीय हो वो जरूरी नहीं है। कुछ ज्यादातर लिखा हुआ होता है, कुछ में गलत जानकारी अभी डाली हुई होती है। तो जो एकदम अच्छी साइट्स है वहां पे जाइए। जो, मान लो गूगल के अंदर आप जा रहे हैं तो उसमें से जो विकिपीडिया है ना वो एक विश्वसनीय साइट है, तो उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है वो 90% सही होता है। तो आपको अगर कोई पॉइंट वाइज बोलना है, आंकड़ों के साथ बोलना है, तो 3-4 अलग अलग साइट्स पे जाके उसे चेक कीजिए। अगर वो आंकड़े एक दूसरे से मिलते हैं तभी उसे आप लोगों के सामने रखिए। ठीक है, तर्कों को आंकड़ों और उदाहरणों से मजबूत देना। आपका कोई तर्क है अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अगर आंकड़े आपने डाले हैं या कोई एग्जांपल्स डाले हैं तो लोगों को सुनने में मजा आएगा। लोग ज्यादा देर तक आपकी बात को समझ पाएंगे और ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आंकड़ों के साथ साथ एग्जांपल्स भी दिए हैं। आप अपना कोई पॉइंट ऐसे ही रख देते हैं तो लोग सुन लेंगे, उनकी समझ में आ जाएगा पर जल्दी से भूल जाएंगे। और अगर आपने आंकड़ों के साथ एग्जाम्पल के साथ रखा होगा ना तो बहुत टाइम तक उसको याद रख पाते हैं। तीसरा है विरोधी पक्ष के संभावित तर्कों की तैयारी करें। यानी कि आप अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं सामने वाला नेगेटिव, आप अगर नेगेटिव बोल रहे हैं सामने वाला
पॉजिटिव बोल रहा है तो उसके जो संभावित तर्क आने वाले हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है कि वो अगर ये सवाल पूछेगा तो उसका जवाब मैं क्या दूंगा या क्या दूंगी। ठीक है, चलिए, गुड। देन अब तक जो मैंने 3 स्लाइड आपको बताई उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सवाल हो, प्लीज पूछ सकते हैं। फिर ऐसा ना हो कि आपको आखिर तक पता ही ना हो। फिर जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा आप हाँ हाँ करते जाएंगे, पर जब मैं आपको कोई होमवर्क दूंगा तब आप बोलेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला क्या था। इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जो 3 या 4 स्लाइड हमने अभी देखी जिसके बारे में मैंने आपको सिखाया, उसमें कोई सवाल है आपका? अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड, किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप सब लोग समझ रहे हैं ना क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रभावी स्क्रिप्ट कैसे तैयार करें? जो आपको पहले 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसमें आपको अपने पॉइंट को एकदम मजबूत इसे रख देना है। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं नियत कार्य आपको देता था ना, तो आपको पहले स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर से आपको वीडियो बनाना पड़ता था। तो वो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होती तो अभी आप स्क्रिप्ट आसानी से बना सकते थे। फिर भी मैं फिर से सिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से स्क्रिप्ट बनानी है। शुरुआत में ध्यान खींचने वाली लाइनें, तो शुरुआत ही कुछ इस तरीके से कीजिए कि जितने भी लोग बैठे हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितनी ऑडियंस है, जितने जजेस हैं, उन सारों का ध्यान आपकी तरफ आ जाए। उसमें आप कोई ठोस कहानी रख सकते हैं, एक अच्छी शायरी रख सकते हैं, एक अच्छा थॉट रख सकते हैं, एक अच्छा सुविचार डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे लोग दूसरा सब भूल जाए और सीधा उनका अटेंशन हमारी बातों पे है। शुरुआत इस तरीके से करें। मध्य भाग में मजबूत तर्क और उदाहरण डालें और अंत में जोरदार निष्कर्ष और भावनात्मक अपील करें। यानी कि ये 3 चीजों से आपको कुछ याद आया? सैंडविच फॉर्मूला। सैंडविच फॉर्मूला में क्या था? ओपनिंग, बीच का डाटा और क्लोजिंग। इसमें भी वही है, शुरुआत में ध्यान खींचने वाली लाइन यानी ओपनिंग, मध्य भाग में मजबूत तर्क और डेटा, और आखिर में अंत में जोरदार निष्कर्ष और भावनात्मक यानी ending। 15%, 70%, 15%, ये आपने स्क्रिप्ट अगर तैयार कर ली सैंडविच फॉर्मूला से, बहुत ही प्रभावी आपकी स्क्रिप्ट बनेगी और आप बोलोगे तो लोग सुनते ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, अभ्यास और टाइमिंग क्या करना है इसके लिए? अगर डिबेट के अंदर जीतना है तो बार बार अभ्यास कीजिए। जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है ना, उस स्क्रिप्ट को बार बार प्रैक्टिस में लाइए। किस तरीके से प्रैक्टिस में लाएंगे तो उसका भी बहुत फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं। उसमें से एक है आईने के सामने खड़े होकर बोलिए। आईने के सामने खड़े होकर आंखों से आंखें मिला के जब आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और बढ़ेगा। ठीक है, तो वो जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है ना, उस स्क्रिप्ट को लोगों के सामने किस तरीके से रखेंगे, ये आईने के सामने जब खड़े होके आंखों में आंखें डाल के जब बोलेंगे, आई कांटेक्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी स्क्रिप्ट की बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समय की सीमा में बोलने की कला को सीखे। अगर आपको 3 मिनट दिए गए हैं या मान लीजिए 5 मिनट दिए गए हैं, तो आपका स्क्रिप्ट उसी तरीके से होना चाहिए जो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाए। 5 मिनट अगर टाइमिंग दिया गया है और आपने 6 मिनट भी बोल दिया तो जो 1 मिनट आपने आगे का बोला उसका पॉइंट कट हो जाए। हमारे पॉइंट्स कट नहीं होने चाहिए। यानी कि समय की सीमा को हमेशा ध्यान में रखना है। हमको कितना टाइम दिया गया है हमको पता होना चाहिए, और उसी के मुताबिक हमारी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए। और स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद आईने के सामने जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब भी आपको टाइमिंग चेक करना है कि कितना टाइम लग रहा है आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने में या बोलने में। ठीक है, तो उसके बाद है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास जरूरी। तो जितना भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपका चांस बढ़ेगा जीतने का। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए, जो भी स्क्रिप्ट अभी तक जितने भी हमने पॉइंट्स देखे उसमें से कोई सवाल है आपका जो आपको अगर पता ना चला हो? है कोई?
कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए, प्लीज बता देना। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, आपको एक इफेक्टिव स्पीकर बनाना। फिर आप एज ए एंकर काम करें, एज ए डिबेट में जाके पार्टिसिपेट करें, या इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में इस्तेमाल करें इन सब चीजों का। पर आपको एक अच्छा श्रेष्ठ वक्ता हमें बनाना है। अगर किसी चीज के बारे में आपको पता ना चले तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुति कौशल। प्रस्तुति कौशल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट बना ली, चलो बहुत अच्छी तरीके से आईने के सामने खड़े होकर भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, पर अगर प्रस्तुति कौशल ठीक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग जब बोलते हैं ना, तो हम ऐसा बोलते हैं कि उनके मुंह से तो मोती टपक रहे थे, मोती निकल रहे थे, इतना अच्छा मीठा और प्रभावशाली कोई कुछ लोग बोलते हैं। तो हमें भी वो प्रभावशाली बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारी जो भाषा है, हमारे जो शब्द हैं, वो एकदम स्पष्ट और प्रभावशाली होने चाहिए, तभी सामने वाले के दिल तक हमारे शब्द पहुंचेंगे। यानी कि हमारी स्पीड बहुत फास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि हम एक वाक्य बोले और वो वाक्य सामने वाला समझे उससे पहले दूसरा वाक्य हमने डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी स्पीड इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि लोगों को मजा ना आए। तो हमारी स्पीड ना तो कम ना तो ज्यादा होनी चाहिए, एकदम मीडियम होनी चाहिए, जिससे लोग अच्छी तरीके से हमें सुन पाए, समझ। तो हमारी भाषा एकदम स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। हमारी आवाज में भी दम होना चाहिए कि लोगों को सुनने में मजा आए, जैसे कि उनके कानों में शहद डाला जा रहा हो, ऐसा उनको अनुभव हो। ऐसी प्रभावशाली आवाज उनकी होनी चाहिए। हाथों के इशारे और चेहरे के हाव भाव का उपयोग कीजिए। यानी कि हाथों के इशारे, यानी मैंने जो जेस्चर पोस्चर आपको सिखाए थे, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, उसी तरीके से अगर आपके हाथ काम कर रहे हैं तो लोग आपको ज्यादा अच्छी तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। पर अगर मैं पूरा टाइम इस तरीके से हाथ बंद रख के बोलता रहूंगा तो आपको इतना मजा नहीं आएगा जो मैं हाथ खोल के आपके साथ बात कर रहा हूँ। पर आपको जो समझ में आ रहा है ना, वैसा इस मुद्रा में समझ नहीं। तो हाथों के इशारे बहुत जरूरी है, जिससे सामने वाला आपसे कनेक्ट हो। आप जो बोल रहे हैं ना, उस वो आपकी बातें उसके दिल तक पहुंचती है। इसलिए हाथों के इशारे और चेहरे के हाव भाव। जब मैं खुश होता हूँ तो मेरे चेहरे पे वो स्माइल दिखनी चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरे फेस पे गुस्सा दिखना चाहिए। अगर मैं आश्चर्य में हूँ तो मेरे चेहरे पे आश्चर्य दिखना चाहिए। अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे चेहरे पे दुख दिखना चाहिए। खुश हो तो स्माइल दिखनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे चेहरे पे दिखनी चाहिए। चेहरे के भाव का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आंखों में आत्मविश्वास। आप सामने वाले की आंखों में देख के बता सकते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंस में है, या वो कॉन्फिडेंस में है या नहीं भी है। तो वो आंखों में, आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखा। वो कब दिखेगा? जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से की होगी और आपने ये विश्वास अपने अंदर पैदा कर लिया होगा कि आज आप जीतने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ये देखिए, ये कुछ आकृतियां हैं जो अलग अलग भाव दिखा रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले नंबर का जो आकृति है, उसमें आपको कौन सा भाव दिख रहा है? कौन बताएगा? खुश हो रही है स्माइल के साथ से। ये पहला जो है, क्या बोले आप? खुश हो रही। खुश है। चलिए, वेरी जी। गुड। खुश है, वो सही सही बात है। और दूसरे में थोड़ा सा वो चिंतित है कि या डर में। दूसरे में वो चिंतित दिख रही है। जी। हम्म। और तीसरे में किसी वो और थोड़ा को? सा। नहीं नहीं, आप सब नहीं, बहुत पता नहीं। आपने दो बताया, अब किसी दूसरे के बारे में। और कौन बताएगा तीसरा? सर वो हैरान है। तीसरा हैरान नहीं, वो आश्चर्यचकित है कि क्या बोल दिया। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज, ऐसी चीज बोलने वाले हैं
जिससे लोग हैरान होने वाले हैं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। चौथा जो है वो, चौथा, गुस्से से चिल्ला रही है। वेरी गुड। अगर आप कोई ऐसी चीज बोलने वाले हैं जिससे आपको गुस्सा आने वाला है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे गुस्सा आना चाहिए लोगों को, वैसी चीज अगर आप बताना चाहते हैं तो आपके फेस पे ये एक्सप्रेशन होना जरूरी है। पांचवा नंबर कौन बताएगा? हेलो। सर इसमें लग रहा है थोड़ा आश्चर्यचकित, जैसा कि ओ मैंने क्या बोल दिया, ऐसा मतलब करके अपना स्पीच चेहरा का बनाया हुआ है। आप थोड़ा नजदीक थे। तीसरे नंबर का जो है ना वो है आश्चर्यचकित। ये पांचवें नंबर का आश्चर्यचकित नहीं है। पांचवें नंबर पे वो खुश है कि कुछ ऐसी चीज बोलने वाले हैं जिससे लोगों को कनेक्ट कर सके पूरा अपने साथ, और लोग भी साथ में कनेक्ट हो जाए, लोग भी हंसे और ये भी हंसे। अगर ऐसी कोई बात है जिससे लोग हंसने वाले हैं, कोई मिमिक्री की बात है, कोई हंसने वाली बात है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो पहला है ये खुशी का है, इसमें सिर्फ आपको खुश होना है, पब्लिक नहीं हंसेगी। और ये जो पांचवा है ना, उसमें जो ऑडियंस है ना वो भी हंसेगी। ठीक है। चलिए, ये छठा जो है वो क्या दिखा रहा है फेशियल एक्सप्रेशन? थोड़ी सी डरी हुई है सर। हम्म, इसमें डर दिख रहा है। तो आप कोई ऐसी चीज बोलने वाले हैं जिससे लोगों को डर लगना चाहिए, तो जी आप ये फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर, कोई विभत्स चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए और हो रही है। कोई ऐसी घटना जो आपके हाथ में नहीं है और हो चुकी है। ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज के बारे में आपको बोलना है तो ये फेशियल एक्सप्रेशन आपके हाथ में। ये 8 नंबर। 8 नंबर, आप अगर बोर हो रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, कोई ऐसी चीज के बारे में आपको बोलना है जिससे लोगों को मजा नहीं आता, या आप कोई बोरिंग चीज के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं कि लोग ऐसे बोर हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आपको बोलना है तो ये यूज कर सकते हैं। 9 नंबर। जी सर। ये रोने का है सर, वो रो रही है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी चीज, कोई भी, अगर बच्चा है तो किसी भी बात पे रो सकता है, पर बच्चा ना है, अगर 18 साल से ऊपर का कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, वो कब रोता है? जब बहुत किसी चीज से दुखी हो जाए। क्या हो जाए? दुखी हो जाए सर किसी चीज से। किसी चीज से दुखी हो जाए, वो तो सही है, पर इसकी सही व्याख्या ये है कि आपके हाथ में जो है वो सब कुछ आप कर सकते हैं, पर कोई चीज ऐसी हो गई जिसको रोकना आपके हाथ में नहीं था या जी नहीं सर। है। आप उसे रोकना चाहते हैं पर नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। तब आप रोते हैं। वो फिर जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिसको आप रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पा रहे हैं, तब आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये 9 अलग अलग एक्सप्रेशन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिष्टाचार और विनम्रता। हमेशा डिबेट में ये चीज याद रखना, शिष्टाचार और विनम्रता बहुत जरूरी है। विरोध पक्ष का हमेशा सम्मान करना है। कभी भी कोई भी चीज में एक भी शब्द में हमारे यहाँ वाक्य में सामने वाले का अपमान ना हो, वो हमें देखना है। हमेशा सामने वाले का सम्मान वैसे का वैसा रहना चाहिए, भले ही आप उनकी बात काट रहे हैं, और इस तरीके से नहीं काटनी है जिससे उनको बुरा लगे। ठीक है। और दूसरा है शब्दों को विनम्रता और शालीनता बनाए रखे।
शब्द जो है आपके इतने शालीन और विनम्र होने चाहिए कि सामने वाला गुस्से में आ ही ना। आपको उसकी बात काटनी है पर इतनी शालीनता से, इतनी विनम्रता से कि उसको पता ही ना चले कि जो आपकी बात है ना, उसकी बात है, उसको आप काट रहे हैं, उसको भी अच्छा लगे सुनना। इस तरीके से बोलना है। जो मैंने पहला वीडियो भेजा था सोशल मीडिया वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि दोनों एक दूसरे की बातों को काट रहे थे, फिर भी दोनों में से किसी को बुरा नहीं लग रहा था। दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे थे। उसी तरीके से हमें भी विरोध पक्ष का हमेशा सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है। और हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी राजकीय, धार्मिक, सामाजिक ऐसी कोई भी चीज है, उसके बारे में इंडिविजुअली कभी बोलना नहीं है। ऐसी कोई चीजें नहीं बोलनी है जिससे कोई राजकीय, धार्मिक या सामाजिक संस्था को या किसी भी लोगों को बुरा लगे या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे। निर्णायकों और दर्शकों से संवाद करना होता है, तो तब क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें हैं। आंखों से संपर्क बनाए रखें, तो आई कांटेक्ट रखना है ऑडियंस के साथ और जजेस के साथ। आई कांटेक्ट किस तरीके से रखना है, मैंने इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में पहले ही वेबिनार में आप सबको सिखाया था। याद है किसी को, कोई बता सकता है? आई कांटेक्ट के लिए एक फॉर्मूला भी सिखाया है आप सबको। जी सर, कटोरी 6 कटोरी को रख कर उसमें 6 भाग बनाना है। वेरी गुड। आपका जो ऑडियंस है उसको 6 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। और अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 6 कटोरियां अलग अलग भाग में रख दीजिए और वहां पे देख के आप बात कीजिए, जिससे आपकी आई कांटेक्ट का भी प्रैक्टिस होगा। और वही आपको ऑडियंस के साथ करना है। जितने भी दर्शक बैठे हैं सभी को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ आपका आई कांटेक्ट हो रहा है, तो ही वो लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है। उसके बाद है सीधे निर्णायकों और दर्शकों से जुड़ने की कोशिश न करें। जो आप बोल रहे हैं ना, सबके लिए एक साथ बोलिए। कोई भी निर्णायक या दर्शक से सीधा डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश ना करें। आपकी कोई बात सीधा ही आप किसी को पर्टिकुलर नाम देके उसके साथ जुड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी है। हमें दर्शकों से एक साथ जुड़ना है। सभी को हमें बहुवचन में ही बोलना है, किसी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं करना। भावात्मक अपील और तार्किक शक्ति का संतुलन रखना है। भावात्मक अपील जो आप कर रहे हैं उससे लोगों को लगना चाहिए कि इसकी बात सही है, इसलिए अपील कर रहा है। भावनात्मक अपील ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ये भीख मांग रहा है या रो रहा है, कैसे भी करके इसको अपनी बात को साबित करना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपकी भावनात्मक अपील भी ऐसी होनी चाहिए जिसको हाँ कहने के लिए लोग मजबूर हो जाए। वो लोग ये समझने के लिए मजबूर हो जाए कि आप जो बोल रहे हैं ना वही सही। तो आपके ऊपर दया करके नहीं, पर आपकी बात को समझ के आपको वो लोग निर्णय दे, आपको सही समझे, आपकी बातों को माने। ये बहुत जरूरी है। तार्किक शक्ति जो आपकी है उसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनात्मक अपील कभी कभी अगर हम ज्यादा कर देते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसा लगने लग जाता है कि इसकी बातों में कुछ दम नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो ये नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इस पूरे वेबिनार का निष्कर्ष क्या निकला, पूरे डिबेट जो हमने किया, डिबेट जो हमने सीखा, उसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष है तैयारी प्लस आत्मविश्वास प्लस प्रभाव, यानी सफलता। यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिस के अंदर आत्मविश्वास को मिला देंगे तो एक अलग प्रभाव होगा, और प्रभाव को भी आप मिला देंगे। तीनों चीजों को साथ मिला देते हैं तो सफलता आपको मिलती है। उसके आगे लगातार प्रयास करें और हर बार कुछ नया सीखें। एवरी डे प्रयास करना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। अगर एवरी डे नया 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 प्रैक्टिस करते रहे तो हर बार कुछ नया सीखते ही रहें। ठीक है।
डिबेट सिर्फ बोलने की नहीं, सोचने की भी कला है। डिबेट में सिर्फ बोलना नहीं है, जो आप तैयार करके गए हैं, जिसका जिसकी है वो जाके फट फट बोलिए। इसको डिबेट नहीं कहते, क्योंकि ऑडियंस से सवाल आएंगे, जजेस से सवाल आएंगे, आपके प्रतिद्वंदी से सवाल आएंगे, और उस वक्त आपको उसको जवाब भी देना है। तो सोचने की कला भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तो आपको दोनों पॉइंट्स, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तैयारी करके जाना है। जब सामने वाला बोल रहा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, जिसके बाद उसका जो सवाल आएगा उसका जवाब आप अच्छी तरीके से दे पाए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब तक जो समझे हम, उसमें किसी को कोई सवाल है प्लीज पूछिए। जितना भी हम समझे आज डिबेट के बारे में, उसमें कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। मुझे लगता है डिबेट में आप सब पारंगत हो गए, सबको पता चल गया ना डिबेट क्या है, किस तरीके से खेला जाता है, किस तरीके से डिबेट में हमको नंबर लाने हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक विषय आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको पॉजिटिव भी बोलना है, नेगेटिव भी बोलना है। कोई एक पॉजिटिव बोलेगा, सामने में किसी एक को बोलूंगा नेगेटिव बोलूंगा, आपको नेगेटिव भी बोलना है। समझ में आ गया? कौन तैयार है सबसे पहले डिबेट में पार्ट लेने के लिए? आप अपना हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हैं तो मुझे दिख जाएगा। सिर्फ सरिता कुमारी का वीडियो ऑफ है तो पता नहीं चलेगा। उसके अलावा एक तो धनंजय जी पार्ट ले रहे हैं, और धनंजय जी के सामने अंजू जी, अंजू कुमारी जी बोलेंगी। ठीक है, विषय आपका ये है कि जब से स्त्री सशक्तिकरण हुआ है, तब से पुरुषों में बेरोजगारी का प्रमाण जो है वो बढ़ गया। जब से स्त्री सशक्तिकरण हुआ है, तब से पुरुषों के की बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर धनंजय जी पुरुषों के पक्ष लेंगे, और अंजू जी जो है वो लेडीज का पक्ष लेंगे। ठीक है, तो धनंजय जी आप पहले बोलिए। आपको पॉजिटिव बोलना है, ये जो मैंने विषय दिया है उस विषय, वो ये विषय सही है वो आपको बोलना है, और अंजू जी आपको बोलना है कि ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए धनंजय जी, सबसे पहला चांस आपको। 3 मिनट तक आप बोल सकते हैं जो भी आपको बोलना है। उसके बाद अंजू जी आपको 3 मिनट तक बोलना है, और उसके बाद ये सारे जो और लोग हैं ना, ये लोग आपको बारी बारी से सवाल पूछेंगे, उनके जवाब आपको देंगे। चलिए धनंजय जी, कुछ टाइम चाहिए आपको सोचने के लिए? यस सर। हाँ, तो आप दोनों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। आप दोनों इस विषय के बारे में सोचिए, और जितने दूसरे लोग हैं ना, उन लोगों से मैं तब तक दूसरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों इस विषय के बारे में सोचिए कि क्या बोलते जी सर। हैं। ओके, बाकी सारे जितने लोग हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ईपीएस सीखा, एंकरिंग सीखा, और आज डिबेट भी सीखा। इन तीनों चीजों में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी लग रही हो, एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी। तो क्या अभी उसका मैं जवाब दे दूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको भी आपका सवाल है उसका जवाब मिलेगा। पूछिए, मंजू जी, मीना जी, सरिता जी, सुल्तान जी, मीनू जी।
आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब मैं ये मान लूँ ना कि आप एक अच्छे वक्ता भी बन चुके, एंकरिंग भी आपको पता चल चुका है किस तरीके से करना है, और एंकर भी बहुत अच्छे आप बन चुके। सही है। सबसे पहले तो जब भी बात करें ना फुल स्माइल के साथ बात कीजिए, क्योंकि जो स्माइल है ना आपके फेस की, वो 50% काम आपका कर देती है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस लो करती है, आपका कॉन्फिडेंस अप करती है। तो स्माइल होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जितना भी आपने प्रैक्टिस किया होगा ना, वो प्रैक्टिस ही आपको काम आने वाली है। चलिए, तो एक 8 मिनट फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था, कौन समझा पाएगा? 8 मिनट फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से वर्क करता है? मंजू जी, आपको पता है? मंजू कुमारी जी, जी सर। जी सर। बोलिए, बोलिए। पहले पहले वीडियो बना के उसके बाद फिर वीडियो को ऑफ करके ऑडियो सुनना है, फिर उल्टा वेरी कर गुड, कैमरा करके फिर वीडियो बनाना है, फिर वीडियो ऑडियो बनाना है, फिर वीडियो को देखना है। वेरी गुड। फिर इसी तरह सर वीडियो बना के फिर वीडियो देखना है, फिर ऑडियो बनाना है, ऑडियो को बंद करना है, वीडियो देखना है, फिर वीडियो को बंद करना है, तो फिर ये ऑडियो देखना है, और वीडियो ऑडियो बंद करना है तो फिर वीडियो देखना है। जो 6 मिनट हुई, क्या चीज है? आखिरी 6 मिनट हुई, आखिरी 2 मिनट क्या कर? और 2 मिनट में चलिए, 75% काम आपने कर दिया है, बाकी ट्वेंटी फाइव उल्टा परसेंट कैमरा। बाकी है। ये कौन बताएगा? मीनू जी, आपको पता है एट जी मिनट सर। फॉर्मूला? जी सर। बताइए। 2 मिनट का वीडियो बनाना, 8 मिनट का वीडियो बनाना है, उसमें मैं 2 मिनट का वीडियो बनाना है। 2 मिनट का वीडियो बना के उसको उल्टा कर देना है, और फिर उसका स्पीड को देखना है। उसके बाद 2 मिनट का वीडियो देखना और बोलना है कि किस उसका अंदाज को देखना है। उसके बाद फिर 2 मिनट का ऑडियो को और वीडियो दोनों को देखना और सुनना है। चलिए, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 8 मिनट फॉर्मूला यानी 8 मिनट है हमारे। वो 8 मिनट को हमको क्या करना है, 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो 8 को अगर 4 से अलग अलग कर लेंगे तो 2-2 मिनट के 4 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला जो पार्ट है 2 मिनट का, उसमें क्या करना है, उसमें आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना है। ठीक है। तो वो 2 मिनट का वीडियो बन गया, तो 2 मिनट आपके खर्च हो गए। अभी आपके पास 6 मिनट बाकी। अभी ये जो 6 मिनट है, उस उसके भी अभी 3 पार्ट है 2-2 मिनट के। तो दूसरा जो 2 मिनट है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो जो है उसको देखना है, ऑडियो बंद कर देना है, खाली वीडियो देखना है। वीडियो में क्या देखना है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी स्माइल, आपका आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको पॉइंट लिखने हैं कि भैया इसमें हैंड जेस्चर वेस्चर काम नहीं कर रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, अगर खुशी की बात बोल रहा हूँ तो खुशी नहीं आ रही है, दुख की बात बोल रहा हूँ तो दुख नहीं आ रहा है, गुस्सा बोल रहा हूँ तो गुस्सा नहीं दिख रहा है। जो जो नहीं हो रहा है ना, वो सब कुछ लिखिए। उसके बाद 4 मिनट हो गए, उसके बाद दूसरी जो 2 मिनट है उसमें क्या करना है, तो उसमें वीडियो ऑफ करना है, सिर्फ ऑडियो सुनना है, यानी कि फोन को उल्टा कर देना है। ऑडियो सुनना है तो उसमें क्या सुनना है कि आपकी बोलने की स्पीड, आपका आरोह अवरोह, जो उतार चढ़ाव जो है बोलने का, उसमें सही चीज के ऊपर आप वजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आप जो बोल रहे हैं वही सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा। आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट जा रहा है, स्पीड ठीक से है या नहीं, और आपकी जो भाषा है वो संतुलित है या नहीं। ये सारी चीजें आपको समझनी है। और अगर कहीं पे लगे कि इसमें थोड़ा सा सुधार जरूरी है, तो आपको वो सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं। ठीक है। ये सारी चीजें लिख के आप एक बार तैयार कर लीजिए।
उसके बाद ये 6 मिनट हो गए, आखिरी 2 मिनट बाकी है, उसमें क्या करना है, वीडियो और ऑडियो दोनों देखना और सुनना समझना है। वहां पे अगर आपको लगे कि ये खामियां मुझ में है तो वो सारी चीजें लिखिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये पूरी जो 8 मिनट का फॉर्मूला है, ये 8 मिनट का एक्सरसाइज एवरीडे अगर आपने कर लिया है 21 दिन तक, अलग अलग विषयों के बारे में जो जो वीडियोस आपने बनाए उस वीडियो पे 21 दिन तक आपने काम किया, तो आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। 21 दिन के बाद आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको लगे कि इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी डे जो भी आपका पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट्स आप सुधारते जाएंगे। ठीक है, तो वो 21वें दिन 0 हो जाए। समझ में आ गया? चलिए डन। तो अब हम हमारे डिबेट के ऊपर आ जाते हैं। धनंजय जी और अंजू जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब तक तो तैयारी कर ली होगी, तो पॉजिटिव जो होता है उसको पहले बोलने का मौका दिया जाता है। तो धनंजय जी को पॉजिटिव बोलना है कि हाँ, जब से स्त्री सशक्तिकरण हुआ है तब से पुरुषों के बेरोजगारी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, ये सब आपको बताना है। धनंजय जी, आप रेडी हैं? धनंजय जी मुझे लगता है वो अभी जी धनंजय। तैयारी में लगे पड़े। ओके, आ चुके। यस हम्म। सर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, बताइए। आप सबको भी बहुत ध्यान से सुनना है, उसके बाद वो जो बोल रहे हैं ना उसके ऊपर उनसे सवाल आप कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए, सर आप म्यूट है। पुरुष के पक्ष में बोलना है हमें। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम इसका, जैसे नारी है तो उसका विरोध भी कर सक मैं भी बोल हाँ, सकते। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। मैं आप लोगों के बीच में नारी सशक्तिकरण के पक्ष में कुछ बातें रखने जा रहा हूं। जैसे कि को हमारे भारत में महिला को 50% का आरक्षण मिला गया है, जो भारत सरकार के द्वारा है। सभी चीजों में, वो नौकरी हो या और अन्य कोई भी व्यवसाय हो, उसमें अधिकार उनको भी मिला है कि पुरुष के कंधे से कंधे मिला के वो अपने देश के आर्थिक स्थिति और देश को इस विकास में अपना योगदान दे सके। नारी जब पर्दे में रहते थे तो हमारी संस्कृति का झलक वो मिलती थी। और पुरुष नारियों से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मानसिक स्थिति में भी पुरुष सक्षम है। जो अचानक मतलब कोई भी निर्णय लेने में महिला उसमें थोड़ी सी झिझक होती है महिलाओं को। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बनता है। सर इतना ही तैयार किए थे। तैयारी भले ही इतनी की हो, पर आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं ना कि नारी सशक्तिकरण हुआ है तब से पुरुषों के अंदर बेरोजगारी में बढ़ोतरी किस तरीके से हुई, वो आप बताइए। कोई प्रॉब्लम? तो वो तो बताएं सर, को सभी क्षेत्रों में मतलब कंधे से कंधे मिलाकर उनका योग साथ में काम कर रही है। वो सरकारी जॉब हो या कोई भी व्यवसाय हो या घर का काम हो, वो सारे चीजों में हाथ तो बटा ही रहे। ओके। नहीं सर, ये हाँ अंजू जी बताइए। सर हमको तो नारी के पक्ष में बोलना है ना सर। हाँ, अ, जी सर। आप बताइए नारी के कुछ। नमस्कार
मैं अंजू कुमारी। अ, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न की खान है, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान है। 50% दिया गया है। दिया है, जो पहले ऐसा होता था, सती प्रथा भी होती थी, और पति के साथ ऐसा होता था, उसमें अ, सती होना पड़ता था। इसलिए ये इसलिए दर्जा दिया गया, क्योंकि नारियों को सम्मान अधिकार इसलिए दिया गया, क्योंकि नारियां कभी बेरोजगार ना रहे, ताकि उसको उसका मतलब कि यदि उसके पति का भी देहांत हो जाए तो उसको मतलब रोजगार के थ्रू उसको एक हिम्मत मिले, ताकि हम अपने पे इंडिपेंडेंट है, हम भी कुछ कर सकते हैं, ताकि इसीलिए उसको ये सम्मान का अधिकार दिया गया है। जी पर इससे सर, इतना नहीं, आपने जो बात बताई वो सही है, पर इसमें पुरुषों का जो बेरोजगारी का दर बढ़ा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी सर। जी हाँ, पुरुषों का बेरोजगारी बढ़ा है। वो ये कह सकते हैं ना लेकिन पुरुष कि अगर नारी सशक्तिकरण ना हुआ होता तो अभी लगभग सभी जगह पे 50% से ज्यादा लेडीज काम कर रही है। तो अगर वह लेडीज काम नहीं कर रही होती तो वहां पे जेंट्स काम कर रहे होते, आदमी काम कर रहे होते। तो अभी जो बेरोजगारी बढ़ी है ना पुरुषों के अंदर, तो वो सारे बेरोजगार नहीं होते, उन सबको रोजगार मिल जाता। उसके बारे में जी आप क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? पहले और ये भी सुनने को मिलता था कि पुरुषों द्वारा स्त्रियों का बहुत शोषण होता है। स्त्रियों को बहुत शोषण होता है, जिसके कारण महिलाएं अपने आप में समक्ष नहीं हो पाती थी, इसीलिए उसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन ऐसा आरक्षण देने से क्या हुआ कि महिलाएं थोड़े अपने आप में सशक्त हो गई है, और उनको रोजगार का थोड़ा अवसर मिल गया है, जिससे कि अब पुरुषों में भी वो शोषण नहीं रहा है। चलिए, वेरी गुड। अभी इन दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है। आप सब जो दूसरे जुड़े हुए हैं, सुल्तान जी, मंजू जी, मीनू जी, मीना जी, सरिता जी, आप कोई भी सवाल इन दोनों में से किसी को भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, इनका जवाब ये लोग देंगे। कौन सवाल करना चाहेगा? हेलो, आप बोल तो नहीं रहे, पर सवाल तो कर सकते हैं ना। सुल्तान जी, आप पूछिए, दोनों में से किसी एक को कोई भी सवाल विषय के सर बारे में। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर अंजू जी से सवाल है सर, जैसे महिलाओं को तो आरक्षण जैसे सरकार भी दे रही है, सरकार भी सारी योजना ला रही है, तो महिलाओं के पक्ष में ही अधिक लड़े। तो इसे पुरुषों तो जहाँ जाना चाहिए, मतलब देखिए जैसे आरक्षण मिलता है तो अपना जो रहता है वो मिल जाता है, प्लस में पुरुष वाला भी महिला चल जाती है उसमें, तो पुरुष जो है वो जाना चाहिए तो वहां नहीं पहुंच पाता है, और वो तो इसीलिए बेरोजगार हो जाता है सर, और सरकार भी योजना लाती है तो महिलाओं के पक्ष में ज्यादा लेके आ रही हर क्षेत्र में। चलिए, इसीलिए बोलिए कंपटीशन, अंजू। हमारा सरकार इसीलिए कंपटीशन कर दिया है। बोलिए अंजू जी, बोलिए। जी सर, इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि इसीलिए तो सरकार लागू कर दिया है, कंपटीशन का जमाना कर दिया है, कि जो कंपटीशन निकालो वो उसी का अधिकार है। अच्छा, मीनू जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं दोनों में से किसी एक को? नहीं सर। नहीं नहीं, कुछ पूछना है आप? कोई एक सवाल कीजिए दोनों में से किसी एक को। क्या पूछे? चलिए, आप लोग सोचिए, तब तक मैं एक सवाल पूछता हूँ ठीक है सर। दोनों से मेरा सवाल है कि अगर पापा। किसी एक घर के अंदर, अंजू जी सुनिएगा,
अगर किसी एक घर के अंदर 25 साल का एक लड़का है, अंजू जी यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। जी सर। अगर किसी एक घर के अंदर 25 साल का एक लड़का है और 25 जी साल की एक लड़की भी है, जी सर। लड़का भी नहीं कमा रहा है, लड़की भी नहीं कमा रही है, जी तो सर। घर वाले और आजू बाजू वाले और समाज वाले लड़के को ज्यादा सुनाएंगे, लड़की को ज्यादा सुनाएंगे? लड़के को सर। सवाल अंजू जी से और धनंजय जी से है। मीनू जी आप सर बात दीजिए। लड़का से ही ज्यादा वो बोलेंगे कि न, कुछ काम नहीं करता, घर में बैठा रहता है, सर लड़की ये को भी सारे मिल सकता है सुनने को, क्योंकि डिग्री दोनों एक ही लिया हो, तो फिर तो दोनों को भी, क्योंकि लाइक उसी में है दोनों। तो तो ठीक है, नहीं, लेकिन काम काम करने के विषय में लड़का का पक्ष लिया जाता है। वो घर के काम के लिए आप लड़की का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन जब बाहर काम करने की बारी आए, जो जॉब करने के लिए, तो वो लड़का को प्राथमिकता पहले देगा और उसको घर वाला बोलते हैं। वेरी गुड। घर वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे। चलो घर वालों ने देख लिया कि दोनों ने एक ही डिग्री प्राप्त की है, पर बाहर वाले ये नहीं सोचते। बाहर वाले यही सोचते हैं कि 25 साल का लड़का हो गया, कुछ कर नहीं रहा। अगर मैरिज मार्केट में यानी शादी मार्केट में भी दोनों को रखा जाए ना, तो लड़की वाले क्या पूछते हैं कि बेटा क्या करता है, क्या कमाता है। अगर वो कमाता है तो उसका भाव आएगा, उसको एक अच्छी लड़की मिलेगी। पर लड़की के बारे में ऐसा पूछा नहीं जाता कि वो क्या कमाती है। लड़की के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि उसके घर के कौन कौन से काम आते हैं। अगर लड़की कुछ कमा नहीं रही है तो भी उसे अच्छा रिश्ता मिल सकता है। पर लड़के को किसी संजोग में, किसी भी परिस्थिति में अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। इसके ऊपर क्या कहना चाहेगी अंजू जी? सर पहले का समय था, लेकिन अभी जनरेशन थोड़ा चेंज हो गया है ना। अब ऐसा नहीं रहा। अब लड़कियों से भी पूछा जाता है कि उसका डिग्री क्या है। यदि उसका 0 डिग्री है तो तुम कितनी भी खूबसूरत दिखो, वो रिजेक्ट हो जाती है। डिग्री की बात ही नहीं हो रही, कमाने की बात हो रही है। पैसा कमा सर रहे, क्या इस काम कर रहे हैं, इसकी बात। सर हाँ जी। इस मामला में देखा जाता है कि लड़कियों के पास दो ऑप्शन होता है। या तो खुद अगर नहीं कमा पाते हैं तो उसके पास एक और चांस रहता है कि वो कमाने वाला लड़का मिल जाए तो उनका जीवन चल जाता है। पर लड़कों के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो उनको ही केवल कमाना पड़ता है और बाकी कोई कोई उपाय ही नहीं है। लड़की अगर नहीं कमा सकती है तो कमाने वाला हस्बैंड मिल गया, उनका जीवन चल जाता है। पर लड़कों के पास एक ही ऑप्शन है, बस कि उनको ही कमाना है, बाकी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि जॉब वाली लड़की मिलेगी तो उनका जीवन चलेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे हिसाब से। इसलिए लड़कों को ज्यादा ये देना चाहिए थोड़ा सा। वेरी गुड मीनू जी। अब मीनू जी आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में? नहीं सर। लड़कों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लड़कियों को? अंजू जी, अभी जो जी विनय जी सर। ने बोला ना, आपने सुना होगा, जी और सर। वो तर्क सही है अपनी जगह पे। तो आप बताइए उसका क्या हल निकाले। सर अभी तक तो दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं है। इसीलिए जब हम तैयारी करते हैं ना, ये सीखने का एक प्रक्रिया है कि जब हम किसी विषय के बारे में तैयारी करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में सीखना चाहिए। सामने से कैसे कैसे सवाल आएंगे, वो उसका भी अभ्यास करना चाहिए। और अगर आप डिबेट में गए, बहुत अच्छा बोले, पर जिस तरीके से विनय जी ने एक पॉइंट रखा, वो पॉइंट अगर आ गया और आपने बोला कि यार इसमें तो मुझे पता नहीं चला है, तो माइनस में जाएंगे आपके पॉइंट। और सामने वाले धनंजय जी कुछ किए बगैर जीत जाएंगे ऑडियंस में, अगर विनय जी जैसे कोई बोल पड़ा। ठीक है? तो दोनों साइड इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। और मंजू जी आपने कुछ बोला ना, मंजू कुमारी जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें? किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं आप, धनंजय जी से या अंजू जी। बोलिए मंजू जी। वो मैं
कोई सवाल नहीं है इसका। तो ये दोनों जो बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं ऐसा? हाँ, देखा जाए दोनों तो सही ही बोल रहे हैं। लड़का के लिए तो कमाना जरूरी है, हाँ। और महिला के लिए भी कमाना है, मगर मतलब उतना भी नहीं है कि उनका हस्बैंड कमाते हैं तो उनका तो चल ही जाता है। लेकिन वेरी। ये सिर्फ है महिला सशक्तिकरण, ये तो अत्याचार के कारण ये योजना निकाला गया। काहे कि पहले के लोग बहुत अत्याचार करते थे, जैसे दहेज प्रथा के कारण और कुछ के कारण, ये इसी के कारण महिला सशक्तिकरण योजना निकाल। तो आपका कहना ये है कि पहले अत्याचार होता था इसलिए ये महिला सशक्तिकरण किया गया। तो अभी तो अत्याचार नहीं होता है तो इसको निकाल दे अभी, महिला सशक्तिकरण को। जो अभी भी अब थोड़ी बहुत वो जाती है सर। जी, बोलो। अभी उतना नहीं होता है, लेकिन जिनके पास उतना ये शिक्षित नहीं है, उनके पास संस्कार नहीं है, उनके यहाँ होता है। शिक्षित परिवार में वैसा तो नहीं होता है सर। अंजू जी आप क्या बोल रहे हैं? जी सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहले जितना होता था ये शोषण अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत होती है। जहां देखने जाओ कि शिक्षित है, यानी कि लड़की भी शिक्षित है और लड़का भी शिक्षित है, इसलिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज तक, जॉब तक, ताकि मतलब दोनों में बराबरी रहे, तो किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुका है। अगर किसी घर के अंदर जो पुरुष है ना वो जितना कमा रहा है उससे थोड़ा भी 10% भी ज्यादा अगर स्त्री कमाने लगे तो फिर पुरुष का शोषण हाँ। होना शुरू हो जाता जी सर, जी ऐसा ही सर, होता है। होता है सर। और होता है ना। उस पुरुष को वैल्यू भी नहीं मिलता है। और सर उसका जीता जागता उदाहरण है मेघालय कांड, जो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। हाँ, बेचारे को मेघालय में जाके मार डाला। हाँ जी, वो अपने हस्बैंड को वहां ले जाके मार दिए हैं। वो ज्यादा शिक्षित, बहुत ज्यादा पढ़ लिखी यही थी वो लड़की। उसका मिस यूज कर रही है सर। तो अभी ये पुरुषों का शोषण होना शुरू हो चुका है। तो वहां से पुरुषों को बचाने के लिए क्या किया जाए, अंजू जी आप बताइए क्या किया जाए? किसी और के पास अगर जवाब हो तो बता सकता है। सर, अपनी पसंद की कैसा? शादी करनी चाहिए, उसका तालमेल होना चाहिए। पसंद से ही लोग शादी करते तो, हैं। प्रॉब्लम ये तो होता सर है कि अपनी कभी पसंद से कभी करने के बाद भी जो फिर और कोई दूसरा लड़का मिलता है जो उससे ज्यादा कमाई करता है, तो फिर उसके साथ वो महिला चले जाते हैं। सही है। पर एक एक कोई इंसिडेंस को सभी महिलाओं से जोड़ना ठीक नहीं है। कोई कोई ऐसा निकल जाता है। बाकी आप देखिए, एक केस हमारे सामने 140 करोड़ की जनता में अभी ये दो चार केस हमने अभी ऐसे देखे हैं। ठीक है, तो बाकी तो सारे अच्छे ही हैं। पर हाँ, ये सभी घर में देखा जाता है कि अगर पुरुष मान लो 1 लाख रुपए कमा रहा है और स्त्री 1,05,000 भी कमा रही है तो उस घर में फिर पुरुष का शोषण होना शुरू हो जाता सर अभी हम जहाँ देख रहे हैं सर, और झारखंड में भारत के अंदर भी है, झारखंड सरकार या भारत सरकार के अंदर है। और जो बच्ची बच्ची को जो है अभी एक योजना लाया गया है, सावित्री बाई फुले योजना, झारखंड में चल रही है। उसमें क्या है हम्म। कि आप पहला क्लास में, मतलब बच्चा अगर 8 क्लास में पढ़ रहा
विनय जी, आप पोज हो चुके हैं, सुनाइए जरा कुछ। मिलता है। 12th में भी 5,000 है। और अगर वो रजिस्टर्ड मैरिज कराती है, उसको 30 से 40 हजार रुपया मिलता है। तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत ये अभियान है। तो ये सब योजना को कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसे लड़कों पे भी लागू करना चाहिए जिनको ज्यादा जरूरी है। अब बेटा बचाओ योजना लानी पड़ेगी। जी जी। क्योंकि उस ढंग का मतलब या तो फिर इस तरह का योजना ला करके कुछ ऐसे। सही है, सर अगर आपको। मैं कुछ हाँ कहना जी जी। चाहूंगी। ये हाँ योजना बोलिए। इसलिए, मान लो किसी की स्कूल स्किल बेस्ड स्कूल कॉलेज में। की जाती है ताकि वो कुछ सक्षम हो सके उसके माँ बाप के लिए। मान लो किसी के घर में दो बहन है, चार बहन है, चार पांच लड़की हो जाती है, इसीलिए ये सरकार उनके लिए मतलब हेल्प पूर्वक काम कर रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सरकार को समझना चाहिए कि एक घर ऐसा है जिसमें चार लड़कियां हैं, दूसरा घर ऐसा है जिसमें दो लड़के हैं, ठीक है, और दोनों की आय एक ही जितनी है। तो वो चार लड़कियां तो मुफ्त में पढ़ जाएंगी, पर ये जो दो लड़के हैं ना, वो अनपढ़ रह जाएंगे पैसों की कमी के कारण। दूसरा तो ये भी देखा जा सकता है सर कि एक लड़की हो करके भी लड़के की चाह में जो है कितनी सारी लड़कियां को मतलब वो कर लेते हैं। खुद एक लड़की है जो उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम पहले भी आया और फिर हम्म, अपने साथ भी वो लागू करने लगती है। अगर बेटा नहीं हुआ उसके चलते वो दो लड़की हो गया, तीन लड़की हो गया। उसके साथ ये प्रॉब्लम आया, जो माँ थी उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आया। तो उसके पिताजी हम्म, ने भी यही कारण से उनकी चार बहन है। अब फिर वो जब माँ बनने की बारी, जब उस बेटी का बारी आया, तो वो बेटी भी बेटा के चक्कर में तीन चार बेटियां कर लेती है। इसके इस ये सब चीज भी दिक्कत आती है। ये तो महिलाओं को मतलब आरक्षण है, इस कारण हो सकता है वो लोग भी आश्वस्त है कि सरकार की तरफ से आरक्षण है, बेटियां पैदा करो। बेटा तो खिलाएगा ही, बेटी लोग को आरक्षण मिलेगा ही, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लाभ है। इसलिए भाई ये डिबेट के माध्यम से बोल रहे हैं, डिबेट के लिए बोल रहे हैं, बाकी हम इसको उस देश से नहीं बोल रहे सर। नहीं नहीं, वो तो समझ रहे हैं हम भी। मैं भी महिला सशक्तिकरण के पक्ष में ही हूँ। पर मैं इसलिए ये पॉइंट रख रहा हूँ कि आपके माइंड में ये सारी चीजें आए, क्योंकि तर्क जो है ना वो दोनों तरफ से आ सकते हैं। उसका क्या जवाब आना चाहिए ना, वो हमारा माइंड तुरंत रिएक्टिव करना चाहिए। ठीक है, अंजू जी जी सर। बताइए। जी सर। सच कहूँ ना तो मुझे और आप सबको भी आज ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया, किसी एक विषय को रखा और सब लोगों ने अपने अपने जो भी विचार थे उसके ऊपर रखे। ये कोई पर्टिकुलर किसी खुद के विचार नहीं थे, वो सिर्फ विषय जो दिया गया ना, विषय के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ ना कुछ बोलना था, इसलिए बोला है। ठीक है, तो हमने सबने देखा कि हम किसी एक विषय के ऊपर एक प्यारा सा मीठा झगड़ा भी कर सकते हैं। आपका जो पॉइंट है, उस पॉइंट को काटने के लिए बहुत ही शालीनता से, अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आपकी बात को जुटला के दूसरे की बात जो है वो सही है, उसे किस तरीके से साबित किया जाए, उसका प्रैक्टिकल हमने देखा। ठीक है, यस। तो इसी तरीके से आपको कोई भी विषय दिया जाए उसके ऊपर अगर आपको डिबेट करना हो तो अब आप लोग तैयार हैं। चलिए, वेरी गुड। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है और आज का आखिरी वेबिनार। ठीक है, तो इसलिए आप सबको एक एक चांस दिया जाता है कि आज के दिन में या फिर पहले दिन से अब तक जो भी आपने सीखा है, कोई भी 3 पॉइंट आप बताइए, जो आज के दिन में आपने सीखे, ऐसे 3 पॉइंट जो आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। ठीक है, सबको बोलना है। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? सिर्फ रिपीटेशन नहीं करना, आज आपने जो जी सीखा कोई भी 3 पॉइंट। यस अंजू जी प्लीज। सर, सबसे पहले तो 8 मिनट का फॉर्मूला सीखे सर। किस तरह से हमको 8 मिनट का फॉर्मूला
करके वीडियो बनाना है सर। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फिर आई कांटेक्ट सीखा सर। 6 कटोरियों के तहत अपने आई कांटेक्ट को कैसे रखना है। उसके बाद आज का जो था डिबेट सर, कि अपने बातों को अपने पक्ष में कैसे रखना है, मेरे लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए जी मीनू जी, आप बताइए, मीनू कुमारी। जय जिनेंद्र सर। जय सर पहले तो सैंडविच वाला फॉर्मूला, और फिर कटोरियों जैसे कि आईना के सामने प्रैक्टिस, वो सीखें। और आज के वेबिनार में जैसे बार बार अभ्यास करना, और समय की सीमा में बोलने की कला सीखें। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मंजू कुमारी जी, बताइए कौन से नए पॉइंट्स आपने सीखे आज। 5 और विपक्ष सर डिबेट में। क्या बोले? डिबेट में 5 डिबेट, और हाँ डिबेट। विपक्ष विषय को अच्छी तरह से पढ़े और समझें। अमित गुड, मुख्य पर फिर अ, विश्वसनीय स्रोत से जानकारी और तैयारी प्लस आत्मविश्वास प्लस प्रभाव मतलब सफलता। वेरी गुड, डन। चलिए सुल्तान जी, आप बताइए, अंसारी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर वेबिनार से यह सीखे कि सबसे पहले अगर डिबेट में या कहीं एंकरिंग करने का मौका मिले तो सबसे पहले हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। जितना गुड, ज्यादा मेहनत पीछे करेंगे उतना ही ज्यादा दिखेगा। और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है अपनी बातों से। और सर यह भी सीखे कि अपने जब डिबेट में आए तो अपने विरोधियों का सम्मान करना है। कुछ ऐसा शब्द नहीं बोलना जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और अपने आई कांटेक्ट को हमेशा जहां भी बोले तो रखना है। वेरी गुड, डन डन। चलिए मीना देवी जी। चलिए शायद वो सुन नहीं रहा। कोई और रह गया है जो बाकी हो और बोलना चाहता हो तो प्लीज बोल सकते हैं। चलिए वेरी गुड। तो ये 6 अलग अलग वेबिनार का जो सफर था आपके साथ, वो आज यहाँ समाप्त हो रहा है। हमने सबसे पहले सीखा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद हमने सीखा एंकरिंग, और उसके बाद आज हमने सीखा डिबेट। तो मुझे आशा है कि कहीं पे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन हो रहा होगा तो आप लोग पार्ट लेंगे। डिबेट का कंपटीशन हो रहा होगा, वहां पे आप पार्ट लेंगे और जीतेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और कहीं पे आपके स्कूल में या कहीं पे भी आपको एंकरिंग का मौका मिले तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप एंकरिंग कर पाएंगे। ठीक है? कितने लोग कर पाएंगे, सक्षम है, एंकरिंग कर पाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में पार्ट लेंगे, डिबेट में भी पार्ट लेंगे, और एंकरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो अगर भगवान ने चाहा और नसीब में रहा तो फिर से भी मिलेंगे, आगे मिलते जाएंगे। अब तक का जो हमारा सफर रहा है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूँ नीरज जी को। नीरज जी, हमारे सारे वेबिनार यहाँ पे खत्म होते हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि ये एक प्रशिक्षण सत्र की यात्रा थी, आज समापन की ओर है। और इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान काफी कुछ सीखा आप लोगों ने। हम तो ज्यादातर प्रशिक्षण सारे अटेंड किए हैं। तो पहले प्रशिक्षण
में आपका जो आउटपुट रहा, या जो आपका रवैया रहा, या जो प्रस्तुति रही, और आज जो आपकी प्रस्तुति है, इसमें काफी फर्क है। इस चीज को हम महसूस कर रहे हैं, और आप में तो जो बदलाव है, आप तो उसको स्वीकार कर ही रहे हैं, महसूस कर ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इन यात्रा के दौरान, प्रशिक्षण यात्रा के दौरान आपने जो कुछ भी सीखा है, उसको मूर्त रूप में जरूर प्रस्तुत करें। जहां भी आपको अवसर मिले वहां हिस्सा लें, और अपनी बात को किस तरीके से, किस ढंग से, किसके सामने कैसी हमें रखनी है, ये हमें लगता है इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप बखूबी सीख चुके होंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से जोशी जी के लिए बहुत ही आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने समस्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक ऐसी कड़ी से जोड़ा है, जहां अपनी बात को रखना, जहां अपने विचारों को सामने वाले तक डिलीवर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बात तो सभी अपनी रख लेते हैं, सभी अपनी समस्याओं को शेयर कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से कैसे अपनी बात को सामने वाले तक डिलीवर करना है, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट वाला काम हम समझते हैं। अगर हमने अपनी बात को सही तरीके से दूसरे के सामने रख दी, तो उसका समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। ऐसा हम भी महसूस करते हैं। तो चूंकि समय हो चला है, और हम भी समझते हैं कि जो हमारे और प्रशिक्षणार्थी हैं उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, और मौजूदा प्रशिक्षणार्थी जो हैं वो एक रेस का हिस्सा हम मानते हैं कि जो मौजूदा टीचर हैं, इनका जो सीखने का जो जुनून है, एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, और कीमती उस समय है जहाँ जोशी जी जैसे सर हमारे सामने हों, और उनका प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला हो, और उस समय का हम सदुपयोग ना कर पाए, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलिए, जिसने जितना भी सीखा, बहुत अच्छा सीखा। और हम अपने प्रशिक्षणार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना समय इन्वेस्टमेंट किया, कुछ संयोग राशि भी आपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका आउटपुट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना है। ऐसी हम आशा और विश्वास आप सभी से रखते हैं। समय हो चला है। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को मंगल शुभकामनाओं के साथ समापन करेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो वह चित्त उसी में लीन रहो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आप सभी के मंगल दिवस की कामना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय, जोहार, नमस्कार।